नमस्कार साथियों, मैं संगीता प्रजापत आज फिर आपके लिए ईंटें, मनके तथा अस्थियां चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आई हूं। आशा करती हूं आपने पहला पार्ट इसका जरूर देखा होगा, जिसमें हमने 12 के इतिहास के बुक के बारे में जानकारी ली थी। किस भाग में कितने लेसन हैं और किस भाग में हम किस के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने इसका प्रारंभिक परिचय पढ़ लिया था, हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो था सिंधु घाटी सभ्यता का हमने परिचय पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन 4 सभ्यताओं में से एक है। इन चारों सभ्यताओं के नाम हमने पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, वो कहाँ कहाँ पर थी ये भी हम देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें और आपको उसकी भौगोलिक स्थिति भी पता लग जाएगी। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 1826 में चार्ल्स मेसन ने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में सिंधु घाटी के बारे में कुछ जानकारी दी थी, लेकिन इन्होंने सभ्यता के बारे में इनको पूरा पता नहीं लगा पाए, बल्कि उन्होंने ऐसे लगा कि यहाँ कोई सभ्यता हो सकती थी, इसलिए ये जानकारी उस समय 1826 में अधूरी ही रह गई। 1856 में कराची से लेकर लाहौर के बीच रेल लाइन बनाने का काम चल रहा था। इसमें 2 इंजीनियर थे, एक तो जॉन और दूसरे विलियम। ये दोनों ही क्या थे, भाई थे, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बर्टन बंधु कहा जाता है। इन्हें खुदाई में वहां पर कुछ ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन इन्होंने इसके बारे में कोई ज्यादा शोध नहीं किया, बल्कि इन ईंटों को अपने काम में ले लिया, क्योंकि उस समय परिवहन के साधन तो इतने थे नहीं। उन्हें रेलवे लाइन बिछानी थी, रेलवे लाइन में ईंटें कम पड़ गई थी, तो उन्होंने वहां से जो खुदाई में ईंटें निकली थी वहां से ईंटें निकाल निकाल के इन्होंने रेलवे लाइन में ईंटों का प्रयोग कर लिया। सर्वप्रथम 1853 से 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा क्षेत्र में जाकर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। मतलब उन्होंने वहां पर क्या किया, शोध किया, लेकिन ये भी कोई ज्यादा जानकारी वहां पर जुटा नहीं पाए। फिर भारत में 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और इन्हीं कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। 1821 में भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड सर जॉन मार्शल ने खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया। खुदाई करने वालों में 2 भारतीय नेतृत्वकर्ता थे, जिनमें से एक का नाम था राय बहादुर साहनी तथा दूसरे थे राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की गई तथा राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, जिनकी क्रमशः सन 1921 और सन 1922 में ये कार्य किया गया। अब हम हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल माना जाता है वो माना जाता है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये तो शुरुआती क्षेत्रफल है, अभी भी इसमें क्या है, खुदाई का कार्य चल रहा है, तो ये धीरे धीरे जो क्षेत्र है वो बढ़ता ही जा रहा है और अभी अनुमानतः ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है। वर्तमान में देखें तो यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। इस सभ्यता को त्रिभुज आकार वाली सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। और यह त्रिभुजाकार क्षेत्र हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का इसका पता लगा तब हम ये बात कह रहे थे, लेकिन इसमें अभी तक कार्य जारी है और इसके नए नए जो स्थान है वो खोजे जा रहे हैं, इसीलिए अब ये त्रिभुजाकार ना रहकर अब ये विषम भुजाकार बन गई है, लेकिन अभी तक किताबों में आ रहा त्रिभुजाकार ही है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं, यानी यह सभी सभ्यताएं विश्व में एक ही समय पर थी। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे
कि उत्तरी सीमा में क्या है, पूर्वी सीमा इसकी प्रारंभ कहाँ होती है, कहाँ समाप्त होती है, सभी सीमाओं के बारे में अब हम यहाँ देखेंगे। जब भी पेपर पर हम दिशाओं को दिखलाते हैं तो उसका तरीका यह होता है, सबसे ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। राइट साइड में होता है पूर्व और लेफ्ट साइड में होता है पश्चिम। तो अब हम इस ग्राफ में हम यह देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक था, किस सीमा में कौन सी जगह थी, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो उत्तरी सीमा में मांडा नामक स्थान है जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसका जिला ये लगता है अखनूर। अखनूर जिले में मांडा स्थान पड़ता है जिसका राज्य जम्मू कश्मीर है, और यह है नदी चेनाब के किनारे। तो इसका उत्तरी छोर कौन सा हो गया, मांडा। पूर्वी सीमा अगर हम देखें तो वहां पर आलमगीर स्थान है जो कि मेरठ में है। मेरठ याद होगा आपको, जहां पर सन 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। और ये जो आलमगीर स्थान है वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। दक्षिणी सीमा की अगर ये हम बात करें तो वहां दायमाबाद महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर यह फैला हुआ था। द से दक्षिणी और द से दायमाबाद थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं तो चीजें याद करने में आसानी रहती है। यह स्थान है पवरा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी सीमा पर यह एक स्थान है सूतकांगे गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। इस स्थान तक यह फैला हुआ था और यह भी दशक नदी या फिर दशक नदी के किनारे यह स्थान बसा हुआ था। तो इन चारों नामों स्थानों के नाम हमें याद कर रहे हैं। उत्तरी सीमा मांडा, पूर्वी आलमगीर, दक्षिणी दायमाबाद और पश्चिमी सूतकांगेंडोर। ये चारों स्थान हम याद कर लेंगे जिससे कि हमें इस चीज को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये उल्टे कैसे चल रहे हैं, तो ईसा पूर्व और ईसवी, एडी, बीसी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे संबंधित एक अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा ताकि आप इसको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सके। अगर अभी हम इसको समझाने लग जाएंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। हड़प्पाई लिपि जो कि अब तक पढ़ी नहीं गई है। इस चरण की विशेषता एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। यानी इसकी विशेष क्या थी, जो विशेषता कहीं नहीं पाई गई वो थी इसका नगरीय होना। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था, खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। अब इसका पता कैसे चलता है कि कहीं ना कहीं कोई मटर का दाना मिल गया, कोई तिल मिल गया, ऐसे करके कुछ अवशेष मिलते हैं। उन अवशेषों से ही फिर उसका अध्ययन किया जाता है कि वो जो हमें मिला है धान वो कितने वर्ष पुराना है, उसकी गणना की जाती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ उस समय इस चीज की बुआई होती थी, लोग इसका प्रयोग करते थे। कोटदीजी नामक स्थान पर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। यानी कोटदीजी स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर जो अवशेष मिले हैं हमें परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी, यानी यहाँ पर काफी अधिक विकास हो चुका था। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी। यानी इस समय के जो भी हमें अवशेष मिले हैं वहां पर हमें बड़े बड़े नगर मिले हैं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त
हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ही इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक माना गया है। ये फैक्ट्स हैं जिनको हमें इसी रूप में पढ़ना है, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल साधारण साधारण सी बातें हैं और इनको बस हमें एक बार पढ़ लेना है, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे और ये पढ़ते ही हमें याद हो जाएंगे। इन फैक्ट्स को रटने की भी कहीं आवश्यकता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या थी। वो चाहे हड़प्पा स्थान पे रही हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो स्थान पे रही हो, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो सबसे पहले आता है नगरीय सभ्यता। यह एक नगरीय सभ्यता थी क्योंकि जितनी भी ये सभ्यताएं थी जो चारों प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, उनमें सिर्फ यही सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन मीन्स इस सभ्यता के लोगों को कांस्य की जानकारी थी, कांस्य के वहां पर कुछ तथ्य मिले हैं, कुछ चीजें मिले हैं कांसे की बनी हुई, जिनसे यह ज्ञात होता है कि उस समय के लोगों को कांसे की जानकारी थी। थर्ड है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। इसका मतलब है कि जिसके बारे में हमें लिखित स्रोत तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा ना जा सका हो। सिंधु सभ्यता भी ऐसी ही सभ्यता है। उस समय की सभ्यता में ना कुछ लिपि तो जरूर मिली है, लेकिन वह लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी, उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसमें क्या कैसे लिखा जाता था, क्या था। फोर्थ पॉइंट है शांति प्रिय सभ्यता। इस सभ्यता में किसी भी प्रकार के युद्ध की जानकारी नहीं मिली है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जहां इस समय के जो औजार मिले हैं वो बहुत ही ऐसे युद्ध में काम आने वाले औजार नहीं मिले हैं, साधारण से औजार मिले हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि उस समय की जो सभ्यता के लोग थे वो शांति प्रिय लोग थे। व्यापार प्रधान सभ्यता। इस सभ्यता में नगर व्यापार के मुख्य केंद्र थे। यहाँ पे व्यापार का भी साक्ष्य मिले हैं। जो चीज वहां पर होती नहीं है लेकिन वहां फिर भी हम मिली थी, तो उससे यह पता लगता था कि वो चीज लोग बाहर से मंगवाते थे। तो वहां वो जो सभ्यता थी वो व्यापार प्रधान थी। उस समय व्यापार भी होता था, चीजों का आदान प्रदान होता था। ये एक विस्तृत सभ्यता थी। यह सभ्यता काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इसका विस्तार बहुत अधिक है, जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं। राजनीतिक सभ्यता, इसके बारे में हालांकि अलग अलग मत दिए जाते हैं कि यह किस प्रकार की सभ्यता थी। आर्थिक सभ्यता थी, सामाजिक सभ्यता थी, सांस्कृतिक सभ्यता। इस सभ्यता के लोग मूर्ति कला व अन्य कला में प्रवीण थे। यह बात हमें कैसे पता चलती है? क्योंकि खुदाई में हमें वहां से मूर्तियां मिली है, मृद भांड मिले हैं, आभूषण मिले हैं, देवी की मूर्ति मिली है। इस तरह से हमें ज्ञात होता है कि ये एक सांस्कृतिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में जो लिपि यूज की गई थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस सभ्यता में जो लिपि काम में ली गई थी उस लिपि को सैंधव लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को पढ़ने का जो प्रयास है सबसे पहले वेडेन महोदय ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? वेडेन महोदय द्वारा। पर क्या वो सफल रहे? नहीं, वो लिपि आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है। इसी प्रकार भारत में भी किसी ने पढ़ने का प्रयास किया था और वो थे नटवर झा। यानी विश्व में सबसे पहले जो पढ़ने का प्रयास करने वाले थे वो थे वेडेन महोदय, और जो भारत में सबसे पहले प्रयास करने वाले थे इस लिपि को पढ़ने के वो थे नटवर झा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की लिपि यहाँ प्रयोग की गई है, कि चित्र बनाए गए हैं, रेखाएं हैं, जैसे ये मछली जैसे लगती है, कुछ फ्लैग टाइप लगते हैं। ये उस समय की एक मोहर है जो खुदाई से प्राप्त हुई है। ये इसमें ज्यादातर क्या था, चित्र यूज किए जाते थे, और चित्रों में भी किस प्रकार के चित्र थे?
वो भाव से संबंधित चित्र हुआ करते थे, इसीलिए इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है और इसे गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। ब्रस्टोफेदन या फिर ब्रस्टोफेदस कहा जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि सर्पिलाकार और गौमूत्री लिपि इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस लिपि को जो लिखने का तरीका था वो कुछ इस प्रकार से था। इनकी लिपि यहां से शुरू होती थी और इस तरह ये चलती थी, जैसे कोई सांप चलता है उस प्रकार ये लिपि थी, इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि कहा गया है। और इसको गौमूत्री लिपि भी इसी कारण कहा गया है, क्योंकि जब गाय मूत्र करती है और वो आगे चलती है तो पीछे इस तरह की एक लाइन बन जाती है, तो इसको गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। अब इस लिपि की कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। ये दाएं से बाएं चलती थी, यानी यहां से शुरू होती थी, ये इस प्रारंभ होता था और जो नेक्स्ट लाइन होती थी वो इस तरह चलती थी, यानी कि ये कंटिन्यू लाइन ये इनकी चलती ही रहती थी। बीच में ये, जैसे अभी वर्तमान में हमारे लिपि है, एक लाइन खत्म हो गई, फिर दूसरी लाइन हम जब शुरू करते हैं तो जहां से पहली लाइन शुरू हुई थी दूसरी लाइन भी वहीं से ही शुरू होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इस लिपि के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये चित्रात्मक लिपि थी। तो इसमें जो मूल चिन्ह थे वो लगभग कितने थे, 64 मूल चिन्ह थे और चित्राक्षर थे इसमें 250 से लेकर 400 तक के इसमें चित्राक्षर थे। तो इस लिपि के जितने भी नाम थे हम बात कर चुके हैं। भावचित्रात्मक लिपि, सर्पिलाकार लिपि, गौमूत्री लिपि, ब्रस्टोफेदन या ब्रस्टोफेदस लिपि, और इसकी विशेषताएं भी हो गई है। दाएं से बाएं चलती थी, दूसरी लाइन इसकी होती थी वो बाएं से दाएं, मूल चिन्ह थे 64 और चित्राक्षर थे 250 से लेकर 400 तक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है वो इस प्रकार है। आवास, जैसे कि इस तरह के आवास वहां से मिले हैं, ये देख सकते हैं अपने, सीढ़ियां भी बनी हुई है, खाली स्थान भी है। मृद भांड मिले वहां से खुदाई में, आभूषण भी मिले हैं, इस तरह के औजार मिले हैं, मोहर मिली है और इमारतें और खुदाई से मिले कुछ सिक्के। इन सभी से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के लोग किन किन चीजों का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता, अब हम ये देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता किसे माना गया है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में, उत्खनन क्या होता है, खुदाई। जब कोई चीज, जहां कोई स्थान पर पुरानी चीज हमें मिल जाती है, जो भी पुरातत्व विभाग के कर्मचारी होते हैं उनको वहां कोई चीज मिलती है तो फिर वो उसके लिए वहां उसी जगह पर और ज्यादा खुदाई करते हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक, ताकि जो भी नीचे से चीजें निकले उनको किसी प्रकार की हानि ना हो, तो उसे कहते हैं उत्खनन। उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थि पंजर, कंकाल मिले हैं, जैसा कि लेसन के नाम से ही हमें पता लग गया था, उसमें अस्थियां भी था। तो किस प्रकार के यहां मिली है अस्थि पंजर? पहला प्रोटा ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलियन। ये 4 प्रकार के वहां पर कंकाल मिले हैं। इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है इसी के निर्माण में मिश्रित जातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापन द्रविड़ को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत को पलायन कर गए थे। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं वो कौन कौन से थे। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में तो पाकिस्तान में है और बाकी सब स्थल भारत में है। नागेश्वर गुजरात, बालाकोट पाकिस्तान, चन्हूदड़ो पाकिस्तान, कोटदीजी पाकिस्तान, धौलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा,
राखीगढ़ी हरियाणा। यहाँ पे वैसे तो काफी स्थल मिले हैं, 250-300 स्थल मिले हैं, लेकिन ये जो मुख्य मुख्य स्थल यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये किसी न किसी विशेषता को लिए गए स्थल है, इसीलिए हम इनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। यहाँ से कोई ना कोई विशेषता की ऐसी चीज मिली है जिनसे उस सभ्यता के बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिलती है, इसलिए हम मुख्य मुख्य स्थानों के बारे में ही पढ़ेंगे और उन्हीं को हम याद रखेंगे कि ये कौन कौन से स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।